नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका साइंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे और जिस लक्ष्य के पीछे आप निकले हैं उसे प्राप्ति के लिए आप प्रतिबद्ध होंगे। आज हम जिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जिस संवैधानिक विकास के विषयों पर चर्चा कर रहे थे उन्हें हम आगे बढ़ाते हुए उस मुकाम को हम आगे लेकर चलते हैं। और कल मैं आपको 1919 के एक्ट तक संपूर्ण विस्तृत जानकारी दे चुका था। कल के एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं बताना भूल गया था और मुझे लगा वो मुझे आपको बता देनी चाहिए, इसलिए आप उसे नोट डाउन करें अपने नोट्स में। मैंने आपको बताया था 1919 के एक्ट में दो काम किए गए थे। एक किया गया था क्रमिक उत्तरदायी सरकार और दूसरा काम इसमें किया गया था स्वायत्त संस्थाओं का उदय। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे यहां लोकतांत्रिक राजनीतिक भागीदारी को वर्तमान के अगर संदर्भ में हम देखें, लोकतांत्रिक राजनीतिक भागीदारी और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स अगर कहीं देखा जा सकता था, अगर उसकी सर्वप्रथम कहीं पर संकल्पना देखने को मिलती थी तो वो यहीं पर देखने को मिलती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप जो लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हम पढ़ेंगे एक केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और फिर हम पढ़ेंगे पंचायत के स्तर पर आगे संविधान में। जब मैं आपको स्थानीय शासन पढ़ाऊंगा तो लोकल गवर्नमेंट का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था पंचायत का, वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, किसमें? स्वायत्त संस्थाओं का उदय। तो इसे आप सरल शब्दों में लिखें कि पंचायतों के गठन की संकल्पना सर्वप्रथम 1919 के एक्ट में देखी गई। ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि पंचायतों की विस्तृत चर्चा कौन कौन से उसमें विभिन्न आयाम रहे, क्या पंचायतों के फेलियर्स हैं, उन्हें हम जब स्थानीय शासन पढ़ेंगे तब उन्हें हम अच्छे से एड्रेस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यही जानना बेहतर रहेगा कि पंचायतों को अगर सर्वप्रथम, हालांकि इसका जिक्र मैं वहां पर भी करूंगा कि पंचायतों को किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्थानीय स्वशासन में शामिल किया गया या उन्हें एक तीसरी सत्ता के तौर पर देखा गया, तो वो एक्ट था 1919 का एक्ट। इसे आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा 1935 का एक्ट। ये एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे संविधान में जो मैक्सिमम प्रोविजन है, जो मैक्सिमम प्रावधान है, वो यहीं से गृहीत किए गए हैं। क्योंकि इस एक्ट में कहीं ना कहीं वो सारे मैक्सिमम या सर्वाधिक में बोलूं तो वो सारे प्रोविजन जो हम अपने संविधान में मूल रूप से देखते हैं उनमें लगभग 2/3 इसी एक्ट से लिए गए हैं, जो इस एक्ट के माध्यम से उसमें अभिभूत कर दिए गए थे। जो हमारे संविधान में है वो इस एक्ट में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद थे। इस एक्ट में हम मूलतः 4-5 बातों को अच्छे से जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और भारत को एक संघ शासित प्रदेश, संघ ये व्यवस्था वाला देश बनाने की संकल्पना की गई। पहला प्रोविजन 1935 के एक्ट में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा प्रोविजन इसमें किया गया
भारत में एक संघीय न्यायालय होगा। तीसरा प्रोविजन इसमें किया गया, इसमें केंद्र सूची, जो आप वर्तमान में पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें विषयों को निर्धारित कर दिया गया। इसमें लगभग 59 विषय थे, राज्य सूची में लगभग 54 विषय थे और समवर्ती सूची में लगभग 34 विषय थे। ये कैटेगराइज कर दिया गया कि राज्य इन पर कानून बनाएंगे, जो यह विषय होंगे। ये वास्तव में विषय थे। इसकी विस्तृत चर्चा मैं आपको 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तृत चर्चा करूंगा। लेमन टर्म में आप इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सूची में जो 59 विषय थे, इसे अगर यदि हमें रेल पर कोई कानून बनाना है तो उस रेल पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। यहां पर यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य सूची पर राज्य सरकार। और यदि ऐसा कोई विषय है जिस पर केंद्र, यदि इसमें 34 विषयों में से सपोज दैट एक्स कोई विषय है तो उस पर क्या कर सकता था? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती थी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती थी। इसी के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोविजन और किया गया कि अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति वायसराय को प्रदान की गई। अवशिष्ट शक्ति वायसराय को प्रदान की गई इस एक्ट के माध्यम से। और नेक्स्ट इसमें एक प्रोविजन किया गया, इसमें हमारे यहां जो आप आरबीआई देखते हैं, बैंकों का बैंक, आरबीआई। आरबीआई का दोस्तों याद रखना एक्ट है 1934 का, लेकिन आरबीआई की जो स्थापना हुई वो हुई 1935 में। ये आपको याद रखना है। इसकी एग्जैक्ट डेट आप गूगल कर लेना, वहां से आपको पता लग जाएगी। लेकिन बस इतना जरूर याद रखना कि आरबीआई का एक्ट 1934 का है और आरबीआई की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से 1935 में की गई। ये आपको याद रखना है। ये प्रोविजन वास्तव में इसमें किए गए। एक तो और लिख लेते हैं इसमें, भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। यह भी याद रखना, मैंने आपको कल बताया था कि इस पद का सृजन 1858 के एक्ट में किया गया था और इसके लिए 15 सदस्य इसकी हेल्प के लिए यानी इसकी सहायता के लिए बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि अवशिष्ट शक्ति वायसराय को प्रदान की गई और भारत राज्य सचिव के पद को क्या कर दिया गया? उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। इतने प्रोविजन आप याद रखेंगे। बाकी इसमें अन्य जो प्रोविजन है वो आज तक ना तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसी संभावना है कि वो पूछे भी नहीं जाएंगे। यदि आपके मन में ऐसा कोई संकोच है कि वो पूछे जा सकते हैं, तो जब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उसमें आपको वह प्रोविजन और वह प्रावधान उसमें लिख दिए जाएंगे एक एक्सपेंशन तरीके से। उसमें यदि आपको कभी भी कोई डाउट्स हो तो आप क्लास के माध्यम से या टेलीग्राम पर या फिर हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से आप उन्हें डाउट्स को पूछ सकते हैं। उसमें आपको पूर्ण स्वायत्ता होगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें आपको बताने का प्रयास करूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एक बार और समझें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें दो प्रोविजन यहीं पर और लिख लेना, वो पूछे गए क्वेश्चन है। एक ये लिख लेना कि 11 में से 6 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। एंड राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया व केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसकी भी बिल्कुल प्रकृति ऐसी ही थी जैसी मैंने आपको कल बताई थी, यानी इसमें भी दो प्रकार से विषयों को विभाजित किया। सबसे पहले आरक्षित विषय और दूसरा इसमें हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल। हस्तांतरित विषय, यानी भारत के वायसराय ने जो महत्वपूर्ण विषय थे वो अपने पास रखे, और जो उन्हें लगा कि इन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या कर दिए, भारत के या तो राज्यों के अंडर ला दिए या फिर उन्हें ट्रांसफरेबल बना दिया। उन पर कोई भी कानून केंद्रीय विधायिका अपने तौर पर बना सकती थी, और बाकी जो जैसे रक्षा का था, युद्ध का था, प्रसार का था, तो इससे संबंधित जो भी विषय थे वो उन्होंने अपने पास रखे। तो ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पर 1935 का एक्ट खत्म होता है और अब हम मूव करते हैं अपनी संविधान सभा की ओर। उससे पहले हम जानेंगे भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नोट डाउन करें आप। इसको समझने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझते हैं हम। 1939 और 1945 ये वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1915 में, यहां पर भारत की ओर से और भारत के सैनिकों के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश शासन को पूर्ण समर्थन प्राप्त कराया गया था जब ये युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन गांधी जी ने भी इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित किया था। होता क्या है कि जब 1919 में 1919 में जब सॉरी अगर पहले मैंने 1915 बोला तो 1919 नोट डाउन करना इसे। जब 1919 में यह युद्ध समाप्त होता है तो हमें क्या दिया जाता है, रोलेट एक्ट दिया जाता है। 1919 का एक्ट हमें रोलेट एक्ट दिया जाता है। ना वकील, ना अपील, ना दलील। इस बात से गांधी जी बड़े आहत थे, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्हें भी इस बात का उन पर काफी चोट पहुंची थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने ब्रिटिश सरकार को समर्थन और या सहयोग इसलिए किया था, हमें उम्मीद थी
कि हमें एक अच्छा शासन मिलेगा, हमें एक अच्छे नियम कानून मिलेंगे जो हमारी स्वतंत्रता को पुख्ता करे या फिर हमारे नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दे। लेकिन इसके सिवाय हमें बदले में जो कानून मिले, जो नियम मिले, वो जो हमारे लक्षित और अपेक्षित नियम कानून थे वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं थे। दौर आता है 1939 का और 1945 का। 1939 का जब दौर आता है तो ब्रिटेन का जो वायसराय भारत पर था, भारत में शासन कर रहा था, उस पर दबाव बनाया जाता है कि इसकी विस्तृत चर्चा मैं आधुनिक भारत में भी करूंगा, आप यहां समझने के लिए जरूरी है। 1939 में जब ब्रिटेन के वायसराय पर यह दबाव बनाया जाता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा कि भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कीजिए, तो गांधी जी के द्वारा और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके द्वारा पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इसी के बदले 1942 में अगस्त क्रांति, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, का उदय होता है। दोस्तों एक बात और याद रखना, अगस्त प्रस्ताव 1945 का है, 1940 का है, अगस्त क्रांति 1940 की है और अगस्त घोषणा कब की है? 20 अगस्त 1917 की है। ये आपको तीनों चीज याद रखनी है, इनमें अलग से डिफरेंस याद रखना है कि कब था। और अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन अपना रूप ले लेता है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन होता है और कहीं ना कहीं यूएसएसआर और यूएसए के द्वारा ब्रिटेन पर एक दबाव बनाया जाता है कि अब आप अपने कॉलोनी स्टेट को, जो आपके औपनिवेशिक राज्य हैं, उन्हें आप स्वतंत्र करें। और इसी को लेकर इटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी जाती है कि 30 जून 1947 को हम भारत को पूर्ण रूप से आजाद कर देंगे। भारत एक स्वतंत्र राज्य होगा, एक स्वतंत्र देश होगा जिस पर ब्रिटेन की औपनिवेशिक सत्ता का कोई भी वर्चस्व, कोई भी पकड़ या कोई भी उस पर शक्ति का प्रावधान नहीं होगा। वो अपना शासन अपने तौर पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी और ये जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। इसके पीछे कारण क्या रहे, ये महत्वपूर्ण कारण थे, हमने जाना। इसके आगे की, जब हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया, उसमें इटली के द्वारा क्या किया गया और कहा गया, उसे हम अब एड्रेस करेंगे, उसे हम समझेंगे। देखो दोस्तों, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, मैंने आपको बताया इटली कौन थे? जो ब्रिटिश पीएम थे ब्रिटेन की संसद में। और इन्होंने घोषणा की कब की? 20 फरवरी 1947 को, कि भारत को 30 जून 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
जैसे ही घोषणा होती है तो भारत में एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग शुरू से ही अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इटली के द्वारा या ब्रिटेन संसद के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि हम भारत को इस तारीख को आजाद कर दिया जाएगा, और जबकि मुस्लिम लीग को यह लगता था कि भारत का विभाजन होगा। वास्तव में इसके पीछे रीजन ये था, वास्तव में इसके पीछे कारण ये था कि ब्रिटेन जो सरकार थी या महारानी थी या वहां की संसद थी, वो कभी भी यह नहीं चाहती थी कि हम जाते टाइम बुरा बने, या हम जब यहां से भारत को छोड़े तो भारत को एक विभाजित रूप में छोड़े। यह ब्रिटेन की संसद का कहीं ना कहीं मानसिकता थी। इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अब जो काले लोग थे वो गोरे लोगों की अवधारणा को शामिल करने की, अपनाने की कोशिश कर रहे थे। कौवा कहीं ना कहीं बगुला बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बात जब मुस्लिम लीग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मुस्लिम राष्ट्र की, अलग राष्ट्र की वह मांग कर रही थी, तो भारत में हिंसात्मक प्रदर्शन और हिंसात्मक इतनी घटनाएं भारत में घटित होती हैं जिससे भारत की जनता और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो कहीं ना कहीं दहल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। इसमें ब्रिटेन संसद भी सोच में थी। इसी के बीच एक घोषणा और होती है। दोस्तों, ये घोषणा कब होती है? इस घोषणा को करने के लिए कहा जाता है कि 3 जून को फिर से घोषणा होती है। यह भी ध्यान रखना, यह सवाल उत्तराखंड एआरओ के पेपर में पूछा गया था कि कब स्वतंत्र करेंगे? 30 जून 1947 को। और 3 जून को दूसरी घोषणा होती है। कंफ्यूज मत होना, ये जब 20 फरवरी को घोषणा की तो इसमें कहा गया था कि 30 जून को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, और इसके बाद 3 जून को घोषणा की गई कि अब भारत को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। अब वो 2 हिस्से कौन से विभाजित थे उन्हें आप अच्छे से समझेंगे। इसे आप नोट डाउन करें। ये कुछ इस प्रकार से भारत था। ठीक है वर्तमान में मैंने आपको बताया 3 जून को घोषणा हुई। और कहा गया भारत 2 हिस्सों में विभाजित होगा। पूर्वी पाक व
पश्चिमी पाकिस्तान और एक साइड था भारत। इसके लिए दो सीमा आयोग गठित किए गए। एक था पंजाब आयोग और एक था बंगाल आयोग। इसमें भी दो सदस्य थे और इसमें भी दो सदस्य थे। एक सदस्य मुस्लिम लीग से था और एक सदस्य कांग्रेस से था। इसमें भी एक सदस्य मुस्लिम लीग से था और एक सदस्य कांग्रेस से था। और इनके ऊपर एक हेड थे जिनका नाम आता है रेडक्लिफ। पढ़ते हैं ना आपके भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो रेडक्लिफ थे। इन्होंने सीमा का निर्धारण किया। किस तरीके से किया? ये वाला जो क्षेत्र था जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश पढ़ते हैं, यह था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। और इसी के साथ यहां पर कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं असम। असम का सिलहट जिला, असम का सिलहट जिला इसमें शामिल किया गया। दो क्षेत्र ये हुए और एक क्षेत्र यह था, इसमें शामिल, इधर लिख देता हूं, इसमें शामिल किए गए पश्चिमी पंजाब, कुर्ग क्षेत्र और पाक बलूचिस्तान। और इस प्रकार से यह पूरा भारत हुआ। और कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान की जो संकल्पना आई उसमें एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी संकल्पना जो पश्चिमी पाक ये था। पश्चिमी पाक ये था पाकिस्तान। पश्चिमी पाक के हिस्से थे पश्चिमी पंजाब, कुर्ग क्षेत्र और पाक बलूचिस्तान। तीन क्षेत्र थे इसमें। और इसमें असम का सिलहट जिला और पूर्वी पाकिस्तान ये इसमें शामिल किए गए। अब भारत का डिवाइड हो जाता है, भारत का विभाजन हो जाता है। इस घोषणा को हम माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम इस घोषणा को जानते हैं। ये आपको याद रखना है। और आप देख सकते हैं इसे, आप अभी हालांकि जिक्र करूंगा मैं इसका, 14 अगस्त पाक और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। इसे आपको याद रखना है। एक बार और समझते हैं इसे। मैंने आपको बताया 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है हमारे यहां, और उसमें इटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 को हम भारत को स्वतंत्र रूप से आजाद कर देंगे। अब भारत के ऊपर हमारा कोई भी वर्चस्व या हमारी औपनिवेशिक जो नीति है वो भारत के ऊपर काम नहीं करेगी। इसके बाद होता क्या है, मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग और भारत के बीच क्या होता है, हिंसक आंदोलनों का शुरुआत हो जाती है। और जब शुरुआत हो जाती है तो उसमें जान माल की काफी क्षति होती है। और इसको लेकर ब्रिटेन की संसद में एक सवाल उठता है कि भारत का क्यों ना विभाजन कर दिया जाए। जिस प्रकार से, क्योंकि मुस्लिम लीग इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं थी कि वो एकीकृत भारत को छोड़े।
और जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटेन संसद भी यह चाहती थी कि हम एकीकृत को भारत को छोड़े, हम विभाजित भारत को न छोड़े। इसके लिए मैंने आपको बताया 2 आयोग गठित किए गए, पंजाब आयोग और बंगाल आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ साहब। इन्होंने सीमाएं खींची, इधर सीमाएं खींची, यहां पर सीमा खींची, और इसे कहते हैं रेडक्लिफ सीमा, जो आप जानते होंगे क्योंकि इसमें 2-2 सदस्य थे और रेडक्लिफ क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे रेडक्लिफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में आप बांग्लादेश देखते हैं, वो पूर्व में क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान में ही असम के सिलहट जिले को शामिल किया गया। और पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र, क्योंकि आप यहां पर देखते हैं हमारा पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, और कुर्ग क्षेत्र और पाक बलूचिस्तान, और 14 अगस्त 1947 को एक पाक राष्ट्र बना, और 15 अगस्त 1947 को भारत भी आजाद होता है। यहां तक की कहानी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे समझें। 1947 का एक्ट, ये हमने जाना भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटे। थोड़ी सी कॉमन जानकारी आपको और देना चाहूंगा इसमें। माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1947 तक गवर्नर जनरल है। चूंकि यहां पर वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, और माउंटबेटन 15 अगस्त 20 जून 1947 से 1947 तक गवर्नर जनरल है। 1947 नहीं से 38 करिएगा दोस्तों, 48। इसके बाद स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं सी राजा गोपालाचारी। और ये कब तक रहते हैं? जब तक हमारे यहां संविधान लागू नहीं होता, क्योंकि इनका पद वहां पर समाप्त हो जाता है जब राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। माउंटबेटन यहां से यहां तक है, और गवर्नर जनरल और वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो आपको बता देता हूं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजा गोपालाचारी। और अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन था? बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपका कैनिंग। ठीक है, इसे दोस्तों आप याद रखेंगे अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी मुझे आपको थोड़ी पीछे बतानी चाहिए थी, लेकिन अब याद आई, आप उसे अपडेट करेंगे क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
और मैं चाहता था कि उसे स्किप ना करूं, आपको बता देनी चाहिए। उसे आप लिखेंगे, इसे आप नोट डाउन करें। इसे आप नोट करके नहीं लिखेंगे। हेडिंग बना लेना द्वैध शासन। द्वैध शासन, मैंने आपको बताया था कि कंपनी का द्वैध शासन कब तक रहा, राज्यों पर द्वैध शासन कब तक रहा और केंद्र में द्वैध शासन कब तक रहा। आज ही हमने इसे पढ़ा। अब आप इसे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बंगाल पर द्वैध शासन 1765 से 1772 तक। दूसरा लिखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर द्वैध शासन। इसे आप लिखेंगे 1784 से 1858 तक। तीसरा पॉइंट आप इसी के साथ लिखेंगे, राज्यों पर द्वैध शासन 1919 से 1935 तक। फोर्थ आप लिखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन 1935 से 1947 तक। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि बंगाल पर द्वैध शासन की बात आए तो 1765 से लगा 1773 तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर द्वैध शासन आए तो 1784 से 1858 तक रहा। राज्यों पर द्वैध शासन की बात आए तो 1919 से 1935 तक रहा और केंद्र में द्वैध शासन आए तो 1935 से 1947 तक रहा। ये मुख्य प्रोविजन थे और आप इसे नोट करके अपनी कॉपी में अच्छे से याद रखें। ये आपको प्रॉपर कहीं पे इस वे में किताब में नहीं मिलेगा। चलिए आज के लिए हम अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं। कल हम एक पोर्शन पढ़ेंगे संविधान सभा, और जहां से हम संविधान की मुख्य मार्ग, संविधान कहां से बनना स्टार्ट हुआ, संविधान के अंदर किस प्रोविजन को रखा गया, सबसे पहले हम उसके निर्माता के बारे में, उनकी क्या कार्यशैली थी, उनके क्या कार्यविधि थी, किस तरीके से उन्होंने संस्थाओं का डेवलप किया और अन्य जो भी प्रोविजन थे वो क्या क्या थे, वो हम वहां पर पढ़ेंगे। और संविधान सभा से काफी सारे सवाल आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि कल मैं आपको संविधान सभा के बारे में एक विस्तृत चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं और आपको इसके बाद किसी बुक में, किसी नोट्स में या किसी अन्य चीज में झांकने की जरूरत ना पड़े। यदि आपने संविधान सभा को इस क्लास में समझा और मैं आपको समझा पाया और आप समझ पाए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम दोनों साथ मिलकर इस मुकाम को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।